हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में जो बीए प्रोग्राम का कोर्स है और बीए प्रोग्राम में उन सभी के पास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और उन सभी का 22 अगस्त को पेपर है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं वर्धन, पल्लव और चालुक्य इस यूनिट का, जो कि यूनिट नंबर 4 है। इसमें से वर्धन राजा आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप डबल स्टार बना के लिख सकते हैं और ये क्वेश्चन आप सभी को पक्का करना है। ये आप सभी के शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे वर्धन राजाओं के बारे में और हर्ष साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। ये पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को अगर इस यूनिट से आएगा तो या तो वर्धन से आएगा या फिर आपके चालुक्य से आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्धन कौन थे, इनके नाम के ऊपर जाते हैं। तो ध्यान रखना है, पुष्पभूति निरप मतलब होता है राजा। तो ऐसे राजा जो पुष्प भूमि के थे, ऐसा कहते थे अपने आप को, ऐसे राजा उन्होंने अपने नाम के अंत में वर्धन जोड़ा। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, सभी के नाम के पीछे वर्धन है और वर्धन नाम की वजह से ही इसे पूरा का पूरा वर्धन साम्राज्य कहा जाता है। यही कारण है कि वर्धन नाम से इस पूरे के पूरे राजा के वंश को कहा जाता है। अब हम इस पूरे के पूरे वर्धन साम्राज्य में सबसे अच्छे ताकतवर शासक थे हर्षवर्धन। तो हम हर्ष के बारे में ही बात करेंगे और इसके बारे में ही आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा भी। हर्षवर्धन, आप सभी को ध्यान रखना है, हर्ष साम्राज्य के मूल रूप से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ताकतवर शासक थे। ये कहाँ के शासक थे? तो ये हरियाणा के शासक थे। हरियाणा के कहाँ कर? थानेसर। हरियाणा में एक थानेसर नाम की जगह, वहां के शासक थे। हर्षवर्धन ने शासक कहाँ के थे? थानेसर के। परंतु इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो राजधानी इन्होंने अपने कन्नौज में बनाई थी। कन्नौज कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। क्यों फेमस है? तो ये इत्र के लिए फेमस है। और कब से कब तक हर्षवर्धन ने राज किया? तो सन 606 से 647 तक राज किया। यह हर्षवर्धन का शासनकाल है और इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी, ध्यान रखना है। और धीरे धीरे क्या हुए कि इन्होंने निकटवर्ती जितने भी राज्य हैं उन सभी पर अपना नियंत्रण क्या कर लिया था? स्थापित कर लिया था। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि पाटलिपुत्र के कमजोर होते ही हर्ष साम्राज्य, पाटलिपुत्र के कमजोर होते ही हर्ष साम्राज्य क्या हुआ कि पश्चिमी उत्तर का मतलब है हर्ष साम्राज्य जैसे ही कमजोर, हर्ष साम्राज्य जो है कैसे ताकतवर हुआ? तो पाटलिपुत्र के कमजोर होते। पाटलिपुत्र का कमजोर कैसा हुआ? गुप्त वंश का कमजोर होना। पाटलिपुत्र का कमजोर होने का मतलब है मगध का कमजोर होना, गुप्त वंश का कमजोर होना। गुप्त वंश जैसी कमजोर हुआ वैसी हर्ष साम्राज्य अपनी इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं और उन्होंने उत्तर भारत के अंदर सभी दिशाओं में, उत्तर भारत के अंदर अपने जो भी व्यापारिक तंत्र थे उन सब पर अपने पहले नियंत्रण स्थापित किया। वहां से चूंगी कर वसूलते थे, टोल टैक्स वसूलते थे, आपको ध्यान रखना है। जैसे ही व्यापारिक क्षेत्रों में गिरावट आई वैसे ही अधिकारियों को इन्होंने नगद वेतन की जगह भूमि अनुदान देना शुरू कर दिया। तो पहले ये आप सभी को ध्यान रखना है कि ये अपने अधिकारियों को क्या करते थे? पहले नगद वेतन देते थे और इन्होंने फिर धीरे धीरे क्या कर दिया? नगद वेतन देना बंद कर दिया और नगद वेतन ना देने की जगह इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? इन्होंने जो भूमि थी, भूमि के टुकड़े देते थे सैनिक अधिकारियों को और कहते थे कि भाई इसी क्षेत्र, इसी भूमि के टुकड़े से जो भी उपज होगा उससे आप सभी को आपस में बांटना है और हमें कर भी वापस करना है आप सभी को। धीरे धीरे नगरों का महत्व कम होता गया, ध्यान रखना आप सभी को, इनके साम्राज्य में। और ये जो नगरों का जो महत्व है कम क्यों हो गया था? क्योंकि व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कटौती होने लगी थी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या होने लगी? कटौती होने लगी। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद में आप थोड़ा सा कन्नौज के बारे में डिटेल दिया गया है। तो कन्नौज कहाँ पर है? यूपी में एक स्थान है जिसका नाम है फारुखाबाद जिला, वहां पर ये पड़ता है। और ये फर्रुखाबाद में जो ये कन्नौज है ये थोड़ी सी ऊंचाई पर स्थित है, जिस वजह से इस पर जो है किलेबंदी करना आसान हो गया है। और साथ ही साथ कि ये यमुना के निकट था और गंगा घाटी के निकट था। दोआब का क्षेत्र था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। दोआब उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर दो नदियों के बीच का होता है दो आब, पंजाब। दो आब, आब का मतलब ही होता है नदी, तो आब का मतलब ही क्या होता है? नदी। तो ये आब जो है इसका मतलब नदी है, दो नदियों के बीच का हिस्सा था। तो यहाँ पर उपजाऊ क्षमता अच्छी थी, आप सभी को ध्यान रखना है। हर्ष के शासनकाल के आरंभ में, हर्ष के शासनकाल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बाणभट्ट से।
बाणभट्ट से पता चलता है, क्योंकि बाणभट्ट जो था हर्ष का दरबारी कवि था और इसने हर्ष साम्राज्य की जानकारी के लिए एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है हर्ष चरित्र। ये हर्षवर्धन राजा की बायोग्राफी है। इस पुस्तक को अगर हम पढ़ते हैं, बाणभट्ट की जो पुस्तक है, इससे हमें क्या मिलती है, हमें हर्षवर्धन के साम्राज्य की जानकारी मिलती है। सबसे पहली बात आप सभी को ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हर्ष साम्राज्य में एक और यात्री आया था जिसका नाम था हुआनसांग। इसके अगर हम पुस्तकों को भी पढ़ते हैं तो भी हमें हर्ष साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और ये 7वीं शताब्दी के अंदर आया था और ये वापस भी चला गया। लगभग भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो 15 वर्षों तक रहा और 15 वर्षों तक जो देश में रहा तो इसने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ विस्तृत वर्णन किया है। इसके अलावा हर्ष के जो साम्राज्य के जो अभिलेख है उससे भी अलग अलग तरीके की अधिकारियों की हमें जानकारी मिलती है या अलग अलग प्रकार के प्रशासन के केंद्र की हमें जानकारी मिलती है। इसके साथ आप सभी को ध्यान रखना है, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा गया है। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा गया है, लेकिन वह ना तो पूरा कट्टर हिंदू था, आप सभी को एक बात ध्यान रखनी है, और ना ही वह पूरे देश पे शासन करता था। हर्ष शासक जो थे ना ही वो पूरी तरीके से कट्टर हिंदू थे और ना ही वो पूरी तरीके से भारत पर शासन करते थे। उनका शासन कश्मीर को छोड़कर समस्त उत्तर भारत में था। अब आप कहोगे समस्त उत्तर भारत का मतलब, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों पर वो क्या करता था, शासन किया करता था। इसके अलावा सामंती राज्य ने भी इनकी जो प्रभुसत्ता है धीरे धीरे स्वीकार कर ली थी, यानी गुप्त के जो भी सामंत थे धीरे धीरे हर्षवर्धन के वो भी अधीन आ गए थे। हर्ष साम्राज्य को चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन ने रोका था। हर्ष साम्राज्य को किसने रोका, तो चालुक्य एक राजा थे जिनका नाम था पुलकेशिन, इन्होंने रोका था, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में शासन किया करते थे। उनकी राजधानी कर्नाटक के आधुनिक जो बीजापुर नामक स्थान है वहां पर क्या है, जो बादामी नामक स्थान है वो इनकी राजधानी थी। तो हर्ष के जो विजय पथ को किसने रोका था, ध्यान रखना है, चालुक्य वंश ने रोका था। चालुक्य वंश के एक राजा थे पुलकेशिन, इन्होंने इसको रोका था। हर्षवर्धन या फिर हर्ष साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, आप सभी के एग्जाम में यही क्वेश्चन बनेगा और मैं आशा करता हूं इस वीडियो को देखकर आप सभी को उतना ही लाभ मिलेगा जितनी आशा से आप हमारे साथ बने हुए। हर्ष साम्राज्य की अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो ठीक उसी तरह की थी जिस तरह की गुप्त के राजाओं ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया था। बस इनमें दो ही अंतर था, हर्ष साम्राज्य में ज्यादा सामंत थे जिस कारण से साम्राज्य ज्यादा विकेंद्रीकृत था। विकेंद्रीकृत तो गुप्त साम्राज्य भी था, परंतु जितना हर्ष साम्राज्य था उतना ज्यादा विकेंद्रीकृत नहीं था। कहा जाता है कि हर्ष के पास 1 लाख घोड़े, 60,000 हाथी थे और इस बात पर काफी अजीब लगती है क्योंकि सरदार दक्षिण को छोड़कर सारे भारत पर शासन करने वाला मौर्य राजाओं के पास भी केवल 30,000 घोड़े थे और 9,000 ही हाथी थे, जो कि मौर्य ने पूरे भारत पर शासन किया। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग लगता है। हालांकि सोल की बुक में भी और भी राइटर जितने वो इस बात को एडमिट करते हैं, रामचरण शर्मा जी भी एडमिट करते हैं। लेकिन हर्ष के पास इतनी बड़ी सेना हो सकती थी क्योंकि हर्ष के पास में बहुत सारे सामंत थे और सामंत अपनी खुद की भी सेना रखते थे। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं मे भी पॉसिबल है हर्ष के पास में 1 लाख घुड़सवार और 60,000 क्या थे, हाथी सेना थी। इन सामंतों की भी अपनी सेना हुआ करती थी जिस कारण से ये बात सत्य भी हो सकती है, आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद में हर्ष साम्राज्य में पुरोहित और भूमि दान देने की परंपरा के साथ साथ अन्य पद भी होते थे और उन्हें भी भूमि का टुकड़ा ही दिया जाता था। क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी, क्योंकि हर्ष साम्राज्य के अंदर हम देखते हैं कि व्यापार में कमी आई जिसकी वजह से नगद वेतन देना जो था वो बंद कर दिया गया और नगद वेतन बंद कर देने की वजह से भूमि का टुकड़ा दिया जाता था और उस भूमि के टुकड़े से जो भी कर आता था उसी कर को जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे वो आपस में बांटते थे, सैनिक भी बांटते थे और साथ ही साथ उसी से पूरी की पूरी जो थी शासन व्यवस्था या फिर राजों को भी कर जाया करता था। इसके अलावा हुएन सांग, आपको मैंने बताया कि उन्होंने बताया कि हर्ष का राजकीय आय 4 भागों में बटी थी, यानी जितने भी हर्ष साम्राज्य में इनकम होती थी उसे 4 भागों में बांटा था। एक राज्य के खर्च के लिए रखा जाता था, दूसरा भाग क्या है, विद्वानों के लिए, विद्वान जितने भी विद्वान थे, यहाँ पर विद्वान ही आएगा, इस तरीके से लिखना, विद्वानों के लिए, तीसरा भाग पदाधिकारियों के लिए और तीसरा अमलों के लिए रखा जाता और चौथा भाग जो था वो धार्मिक कार्यों के लिए रखा जाता था। इसके अलावा उसने यह भी बताया कि राज्य में मंत्रियों और अधिकारियों की
जागीर दी जाती थी और उन्हें ऐसा लगता है कि अधिकारियों को पुरस्कार के रूप में भूमिदान देने की प्रथा हर्ष ने ही शुरू करी थी। कि जब राजा खुश होता था तो उन्हें उस समय ज्यादा व्यापार ना होने की वजह से जो सिक्के ज्यादा तो होते नहीं थे, तो भूमि का टुकड़ा ही खुश होकर राजा दे दिया करता था। ये आप सभी को ध्यान रखना है। हर्ष साम्राज्य में विविध व्यवस्था अच्छी थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सुरक्षा प्रबंधन के बारे में बताया है कि भाई ह्वेनसांग ने सुरक्षा का प्रबंधन बताया कि राज्य में सुरक्षा का प्रबंधन कैसा था। तो उन्होंने बताया था खासतौर पर कि डाकुओं ने उनके माल व अन्य सामग्री छीन ली थी। तो अगर हम बात करें तो सुरक्षा की बात, तो मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा इतना ज्यादा मजबूत नहीं था। ह्वेनसांग ने यह भी लिखता है कि देश के कानून अपराध के लिए कड़ी सजा थी। वहीं डकैत तो राजविद्रोह माना जाता था। उनके साथ ही डाकुओं के साथ सीधे डाकू अगर मिलते थे तो उनके हाथ कटवा दिए जाते थे। और ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म के नियम का भी कठोरता से इस जगह पर कमी आई थी। बौद्ध धर्म के नियमों में भी कमी आई थी, क्योंकि हम देखते हैं बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म की वजह से हिंसा को मना थी, लेकिन परंतु ऐसा नहीं था। अब थोड़ा सा ह्वेनसांग का विवरण हम ऊपर से ही बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और विवरण की बात कर ले तो हर्ष शासन काल में ये चीनी यात्री आया था और बहुत समय तक ये भारत में रहा, 15 वर्षों तक रहा। और इसने यहाँ पर जो कुछ भी देखा, ये चीन जब वो गया तो उसने अपने भारत की यात्रा के दौरान में उसने क्या किया, उसने इस चीज का वर्णन किया है। और इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, वह बिहार में नालंदा जिले में स्थित बौद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करके ले जाने के लिए आया था। ह्वेनसांग समझ में आया आपको किस लिए आया था? कि वो किस लिए आया था? वो इसलिए आया था ताकि वो बौद्ध विश्वविद्यालय था नालंदा में, उस विश्वविद्यालय में अध्ययन कर सके और बौद्ध के जितने भी ग्रंथ उसको इकट्ठा करके कहाँ ले जा सके, चाइना ले जाए। ह्वेनसांग कई वर्षों तक हर्ष के दरबार में भी रहा था, ध्यान रखना, दरबार में भी रहा और उसने हर्ष साम्राज्य का भ्रमण भी किया। ह्वेनसांग से प्रभावित होकर हर्ष ने बौद्ध धर्म का समर्थन हो गया था। ध्यान रखना आप सबको, हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म का समर्थन हो गया था और हर्ष ने भी बौद्ध धर्म के अनुदान के लिए बहुत सारा क्या किया था, अनुदान दिया था बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। ह्वेनसांग ने फाहियान की तुलना में ज्यादा पारदर्शिता अपनाई है और स्पष्ट विवरण लिखा है। दो है, एक ह्वेनसांग और एक फाहियान। तो फाहियान से ज्यादा स्पष्ट विवरण किसका है? ह्वेनसांग का। ह्वेनसांग ने सामाजिक व्यवस्था का भी वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ब्राह्मण और जो क्षत्रिय लोग थे वो सदा सादा जीवन बिताते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय कैसे बिताते थे? सादा जीवन बिताते थे। और दूसरी ओर अगर हम बात करें, सामंत और पुरोहित जो थे वो पूरी ऐश मौज, पूरी विलासिता का जीवन जीते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय नॉर्मल लाइफ, लेकिन जो भी बन गए सामंत और पुरोहित भैया, उनकी तो मौज आ गई, ये आप कह सकते हो। ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों ही वर्णों को अधिकांश लोग जो थे खेती करने में लगे थे। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है, ध्यान रखना है, शूद्रों को कृषक कहा है। और जमींदार की बात करें तो क्षत्रिय और ब्राह्मण उस समय के जमींदार थे, आप ये ध्यान रखना। इसके अलावा प्राचीन ग्रंथ को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक देखो इनके वर्णों में, एक इन्होंने चंडाल का वर्णन किया है, अछूत को भी कहा है उन्होंने, और मलेच्छ भी कहा है। तो ध्यान रखना है, मलेच्छ ये तीनों के तीनों एक ही थे और ये गांव के बाहर रहा करते थे। और साथ ही साथ ये क्या करते थे, प्याज लहसुन का सेवन करते थे, प्याज लहसुन खाते थे ये लोग। अछूत लोग थे ये। गांव में प्रवेश करने से पहले इन्हें जोर जोर से आवाजें निकालना या करताल बजाना पड़ता था, और साथ साथ अन्य लोग भी इनके स्पर्श से बच सके, इसीलिए रात के समय इनको घूमने पर भी पाबंदी लगी थी। तो गाइस, अब हम अगली वीडियो में हम अगले यूनिट के बारे में बात करेंगे, और वो यूनिट भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस लिंक दिए गए, आप लिंक्स की सहायता से हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो, ताकि जैसे ही आप लोगों के लिए आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।